नमस्कार। आज हम चुनावी राजनीति की एक प्रयोगशाला में चलेंगे। हमारा मकसद किसी भी पार्टी का पक्ष लेना या विरोध करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम तो बस एक सिस्टम को समझना चाहते हैं। तो आज कुंडली विधानसभा के आंकड़ों और वहां की जमीनी हकीकत से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा लोकतंत्र आखिर काम कैसे करता है और ये जो जनादेश होता है उसकी असली भाषा क्या है। तो आज हमारा कैनवस है पूर्वी दिल्ली की कौंडली विधानसभा सीट। देखिए, ये सिर्फ एक नक्शे पर खींची हुई लकीर नहीं है। ये उन गलियों, उन घरों, लोगों की उम्मीदों और उनकी शिकायतों का एक जीता जागता ताना बाना है। एक ऐसी जगह जहां हर 5 साल में लोग अपने भविष्य का फैसला लिखते हैं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या होता है? वो कौन सी जमीनी हलचल होती है, वो कौन सी अनकही शिकायतें होती हैं जो किसी भी पार्टी की एक सेफ सीट को एक मुश्किल जंग के मैदान में बदल देती हैं? देखिए, किसी भी पार्टी के लिए घटता हुआ जनादेश महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं होता, ये एक चेतावनी होती है। और आज हम इसी चेतावनी के पीछे छिपे मतलब को समझेंगे। तो इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि जनादेश की जमीन खिसक क्यों रही है। फिर कौंडली को करीब से जानेंगे। उसके बाद चुनावी आंकड़ों को डिकोड करेंगे। फिर देखेंगे कि जीत का अंतर आखिर कम क्यों हुआ। इसके बाद एक 4 मोर्चों वाली रणनीति पर नजर डालेंगे और अंत में बात करेंगे कि इन सब आंकड़ों का गवर्नेंस के लिए क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंडली में जो चुनौती हमें दिख रही है वो सिर्फ वोटों का जोड़ घटाव नहीं है। नहीं, इसके कहीं ज्यादा गहरे में मतदाताओं की बदलती उम्मीदें हैं, रोजमर्रा की वो शिकायतें हैं जो शायद सुनी नहीं जा रही हैं, और पूरे सिस्टम पर एक लगातार बढ़ता हुआ दबाव है। ये कहानी काफी पेचीदा है। जरा इन 2 नंबरों पर गौर कीजिए। 2020 में जीत का अंतर था करीब करीब 18,000 वोट और 5 साल बाद 2025 में ये अंतर घटकर सिर्फ 6,300 रह गया। मतलब 11,000 से ज्यादा वोटों का फासला ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 11,000 से ज्यादा नागरिकों की बदली हुई सोच है। ये एक राजनीतिक जमीन के खिसकने का संकेत है, एक तरह का भूकंप जिसकी गहराई नापना बहुत जरूरी है। देखिए, इन आंकड़ों को सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, इन्हें महसूस करना होगा। और उसके लिए हमें कौंडली की जमीन को, वहां के लोगों को समझना होगा। आखिर कौन है ये लोग, इनकी सुबह कैसे होती है, इनके बच्चों के सपने क्या हैं, जब ये वोट डालने जाते हैं तो इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। चलिए इस इलाके की एक सामाजिक तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। 2025 की अगर हम बात करें तो कुंडली की वोटर लिस्ट में 2,03,000 से भी ज्यादा नाम थे। अब सोचिए, ये अपने आप में एक छोटे शहर की आबादी है। हर एक नाम अपने आप में एक कहानी है, एक उम्मीद है और एक वोट है। लोकतंत्र का पैमाना यही तो है। अब यहाँ के सामाजिक समीकरण को देखिए। कौंडली एक रिजर्व सीट है, मतलब एससी सीट, और यहाँ की करीब 27% आबादी अनुसूचित जाति से आती है। जाहिर है, ये एक ऐसा समुदाय है जिसकी अपनी एक राजनीतिक समझ है, अपनी प्राथमिकताएं हैं, जो किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत मजबूत आधार बन सकता है। इनके साथ साथ शहरी ओबीसी और दूसरे समुदाय भी हैं, जो सब मिलकर इस इलाके की राजनीतिक तस्वीर बनाते हैं। और हाँ, जब भी हम इस तरह का विश्लेषण करते हैं तो एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जब हम आंकड़ों के आईने में समाज को देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी बातचीत, हमारी बहस हमेशा जानकारी पर आधारित और जिम्मेदार होनी चाहिए। हर वो नागरिक जिसके डेटा से ये बड़ी तस्वीर बन रही है, उसकी गरिमा का, उसकी डिग्निटी का सम्मान करना, ये हमारा सिर्फ संवैधानिक ही नहीं बल्कि एक नैतिक कर्तव्य भी है। चलिए अब जरा चुनावी डैशबोर्ड की गहराई में उतरते हैं। एक तरह से इसकी फोरेंसिक जांच करते हैं। जैसे एक डॉक्टर एक्सरे या ब्लड रिपोर्ट देखकर बीमारी की जड़ तक पहुंचता है, ठीक वैसे ही हमें नंबर्स को देखकर कौंडली के पॉलिटिकल हेल्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ये टेबल अपने आप में एक पूरी कहानी है। जरा ध्यान से देखिए। 2013 से 2020 तक आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एक लहर की तरह ऊपर चढ़ा, 53% के पीक तक। लेकिन 2025 में पहली बार इसमें 5% की गिरावट दिखी। अब दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी, इनका वोट शेयर धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रहा है। और एक और बहुत जरूरी बात, वोटर टर्नआउट, जो 2015 में 70% से ऊपर था, वो अब गिरकर 63% पर आ गया है। और ये चार्ट उसी कहानी को तस्वीर की तरह साफ कर देता है।
ये दो पटरियों की तरह हैं जो कभी समानांतर थीं पर अब एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी का नीचे आता ग्राफ, दूसरी तरफ बीजेपी का ऊपर चढ़ता ग्राफ। मतलब साफ है, राजनीतिक बढ़त की जो जमीन थी वो अब सिकुड़ रही है और मुकाबला हर चुनाव के साथ और भी कड़ा होता जा रहा है। और ये नंबर 7%, ये बहुत बहुत अहम है। जब 7% वोटर जो पहले वोट डालने आते थे अब अपने घरों में रह जाते हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक खामोश संदेश है। सवाल ये है कि ये खामोशी क्यों है? क्या ये उदासीनता है? क्या ये किसी तरह की नाराजगी है, या फिर सिस्टम से भरोसा उठ रहा है? इस खामोशी को पढ़ना किसी भी रणनीति का सबसे पहला और जरूरी कदम होता है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि क्या बदला है। अब हम इस विश्लेषण की सबसे अहम कड़ी पर आते हैं कि ये सब क्यों बदला, इन वोटों के उतार चढ़ाव के पीछे असली वजह क्या है। चलिए अब इस घटते हुए मार्जिन का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का निचोड़ असल में एक ही लाइन में है। दो बड़ी ताकतें एक साथ काम कर रही थीं। पहली, सत्ता के खिलाफ एक लहर जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, और दूसरी, बीजेपी के अपने वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने की बेहतर क्षमता यानी बेहतर मोबिलाइजेशन। तो एक तरफ सत्ताधारी पार्टी के वोट कटे और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के वोट बढ़ गए। और ये जो एंटी इनकम्बेंसी है ना, ये कोई हवा में पैदा नहीं होती, इसकी जड़ें लोगों की रोज की जिंदगी में होती हैं। इस हीट मैप को देखिए, कोंडली के लोगों की सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं? पानी ठीक से नहीं आता, नालियां खुली पड़ी हैं, सड़कें गड्ढों से भरी हैं, गलियों में अंधेरा रहता है। अब सोचिए, जब ये छोटी छोटी दिक्कतें सालों तक दूर नहीं होती तो वही झुंझलाहट धीरे धीरे गुस्से में बदल जाती है और फिर वोट में दिखती है। अब सिर्फ स्थानीय मुद्दे ही नहीं होते, किसी भी इलाके पर बाहरी माहौल का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसे समझने के लिए एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं पेस्टल, यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल फैक्टर्स। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। और कोंडली पर इन बाहरी फैक्टर्स का दबाव साफ दिखता है। पॉलिटिकली राज्य और केंद्र की खींचतान का असर सीधे विकास के कामों पर पड़ता है। आर्थिक तौर पर महंगाई और नौकरी की चिंता तो हर घर की कहानी है और इसका गुस्सा अक्सर स्थानीय सरकार पर निकलता है। ये सब चीजें मिलकर वोटर के मन को प्रभावित करती हैं। तो अब तक हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है, बीमारी का पता चल गया है। अब बात करते हैं इलाज की। जब आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो तो एक बहुत मजबूत और सोची समझी रणनीति चाहिए। तो अब हम एक ऐसी ही ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे जिसका एक ही मकसद है, वोटरों से टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ना। इस रणनीति को हम चतुर्मुख सिद्धांत या 4 मोर्चों पर लड़ाई कह सकते हैं। पहला मोर्चा चुनावी, मतलब अपने कोर वोट बैंक जैसे एससी और ओबीसी पर फोकस करो और बूथ कमिटियों को फौलाद की तरह मजबूत बनाओ। दूसरा मोर्चा संगठन, वार्ड के नेताओं को और जिम्मेदारी दो और बूथ लेवल पर परफॉर्मेंस का ऑडिट करो। तीसरा मोर्चा नैरेटिव, कोंडली के लिए मिशन 2030 जैसा एक साफ विजन लोगों को दो। और चौथा मोर्चा संसाधन, जो मौजूदा विधायक हैं और पार्टी के जो भी एसेट्स हैं उनका पूरी ताकत से इस्तेमाल करो। अब कोई भी जंग अपनी ताकत और कमजोरी को समझे बिना नहीं जीती जाती। ये स्वॉट एनालिसिस वही आईना है। हमारी ताकत क्या है? विधायक का लोकल कनेक्ट और पार्टी की गवर्नेंस वाली इमेज। कमजोरी, लोगों में एंटी इनकम्बेंसी की थकान है और लोकल मुद्दे अब तक हल नहीं हुए। मौका क्या है? शहरी वोटरों और बड़े एससी ओबीसी वोट बैंक तक पहुंचना। और खतरा, बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत और उनके पोलराइजिंग नरेटिव। देखिए, सिर्फ रणनीति बनाने से कुछ नहीं होता, उसे जमीन पर उतारने के लिए एक टाइमलाइन चाहिए। ये है 90 दिन का विन बैक प्लान। उल्टी गिनती शुरू होती है D90 से, पुराने नतीजों का पोस्टमार्टम और नई प्लानिंग। D60, जमीनी अभियान तेज करो, लोगों से मिलो, फीडबैक लो। D30, अब फुल स्विंग कैंपेन, बड़ी रैलियां, टारगेटेड सोशल मीडिया। और फिर D7 से लेकर वोटिंग के दिन तक बस एक ही काम, अपने हर एक वोटर को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं और यहाँ ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये सारी मेहनत, ये सारा डेटा, ये पूरी रणनीति सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है इन सारी जानकारियों को बेहतर गवर्नेंस में बदलना, मतलब बेहतर जनसेवा में।
और यहीं पर आज के दौर का एक और बहुत बड़ा सिद्धांत सामने आता है। जब हम वोटर की जानकारी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का पूरा सम्मान करें। डेटा का मकसद सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। एक अच्छी और नैतिक रणनीति की यही पहचान है। तो आखिर में कुछ ठोस सुझाव क्या हैं? पहला, युवाओं तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम रील्स का इस्तेमाल करें। दूसरा, गलत जानकारी और अफवाहों से लड़ने के लिए एक फैक्ट काउंटर टीम बनाएं। तीसरा, उम्मीदवार को रोज लोगों के बीच रहना होगा, खासकर महिलाओं और युवाओं के साथ संवाद करना होगा। और चौथा, पार्टी हाईकमांड को फंड्स और सपोर्ट देना होगा ताकि रुके हुए काम तेजी से पूरे हो सकें। हम इस विश्लेषण को एक सवाल पर खत्म करना चाहेंगे। सोचिएगा जरूर, क्या इस तरह की गहरी, डेटा पर आधारित रणनीति एक ज्यादा जवाबदेह गवर्नेंस का भविष्य है, या फिर ये सिर्फ राजनीति की एक नई और ज्यादा पेचीदा मशीनरी बनकर रह जाएगी? इस सवाल का जवाब खोजना हमारे लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-42041-602. Purpose Beyond Politics.